नमस्कार व्यूअर्स। कार्यक्रम को तो वैसे 1 वर्ष पूर्ण हुआ है दिवा के, लेकिन आज जिस व्यक्ति को मैंने निमंत्रित किया है दिवा के फोरम पे, वो मेरे लिए एक बहुत गौरव की बात है, क्योंकि आज हमारे बीच उपस्थित है माननीय सुमित्राताई महाजन, जिनकी पहचान कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु कार्यक्रम का फॉर्मेट है इसलिए मैं बता देती हूँ कि सुमित्राताई की राजनीतिक आयु जितनी है, उतनी मेरी आयु है। तो उनका परिचय करना मेरे लिए मतलब छोटा मुंह बड़ी बात होगी, परंतु फिर भी सुमित्रा ताई एक वेटरन पॉलिटिशियन हम सब जानते ही हैं, और साथ साथ में लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी है। उनका वो भी एक सुंदर कार्यकाल हमने देखा है, जैसे वो प्यार के साथ साथ थोड़े डांट भी लगा देती थी, और एक तरह से माँ का एक किरदार निभा रही थी लोकसभा में भी। तो उनकी ये पूरी राजनीति की जर्नी कैसे शुरुआत हुई, और उसके बाद उन्होंने अपना जो कार्यक्षेत्र है उसको कैसे विस्तारित किया, और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहकर उन्होंने क्या दायित्व था, और साथ में उन्होंने कैसे अपने पूरे कार्यकाल को एक सुंदर सुशोभनीय बनाया है, इस सब के बारे में आज हम उनके साथ चर्चा करेंगे। तो मैं बहुत आनंद से और बहुत ही गौरव से आज सुमित्रा ताई को स्वागत करती हूँ। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा ताई, तो शुरुआत करें, बातों की सिलसिले को शुरुआत करते हैं। चिपळूण से लेके इंदौर, और इंदौर से बाद में लोकसभा, तो ये जो प्रवास था इसके बीच में बचपन भी था, फिर विवाह भी हुआ, और पश्चात साथ साथ में शिक्षण भी हुआ, और फिर राजनीति का एक अलग सा प्रवास भी शुरू हुआ। तो सभी जानते होंगे, पर मेरे कार्यक्रम के द्वारा फिर एक बार जानेंगे, तो कृपया आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे तो अच्छा लगेगा। सही में देखूं तो वास्तव में मेरा पूरा प्रवास अगर देखो तो गड़बड़ सड़बड़ भी खूब रही। गड़बड़ सड़बड़ इसलिए बोल रही हूँ, बचपन तो मेरा चिपळूण में बीता जी, और करीब 11वीं की परीक्षा तक तो मैं चिपळूण में, मगर इस बीच में शुरू के अगर 6, 7, 8 साल तो देखो 8 साल की थी तब तक तो बहुत सब आनंदमय था। 8 साल की थी तब मेरी माता जी शांत हो गई, माँ मेरी शांत हो गई, और उसके बाद फिर मैं, मेरे हमारे सभी भाई बहन, हम सब, हमारा प्रवास पिताजी के साथ शुरू था। पिताजी मेरे संघ चालक थे। अच्छा। और संघ चालक के साथ साथ वकालत भी करते थे, और चिपळूण में एक जाना माना नाम था उनका, बहुत ही, यानी ऐसा कहूँ तो पूरा चिपळूण नहीं, पूरे रत्नागिरी जिले आसपास के 2-3 जिलों में उनका बहुत अपना नाम था। ऐसे थे संघ चालक के नाते भी, और समाज कार्य की दृष्टि से भी, सब दृष्टि से बहुत। तो बचपन ऐसा गया कि जो हम कहते हैं संघ के संस्कार, यानी मैं कुछ समिति में जाती थी, मेरी माँ भी समिति की प्रमुख थी, तो रोज समिति में जाना तो नियम था कि जाना ही चाहिए सब लोगों ने। मगर साथ ही साथ एक गांव का वातावरण होने के साथ ही पिताजी का आग्रह रहता था कि स्कूल में हर इसमें डिबेट हो, कुछ हो, उसमें हिस्सा लेना, या गांव में उस समय वसंतो व्याख्यानमाला आज भी होती है, उस समय भी होती थी, मगर उस समय ऐसा था कि पिताजी हमें भेजते थे कि जाओ सुनो, आए हैं कोई व्यक्ति, वो क्या कहते हैं, कैसा बोलते हैं, आपको आना चाहिए, तो वो भी भेजते थे, तो ये भी जाते थे। और गांव की हमारी लाइब्रेरी थी, लोकमान्य तिलक वाचनालय। इस लाइब्रेरी ने मुझे बहुत कुछ दिया, यानी मेरी अपनी भी बहुत पढ़ने का बहुत शौक था बचपन से था, और इसलिए मैं लाइब्रेरी में भी जाती थी। तो आप कहिए, मैं 11वीं परीक्षा देने के पहले पहले तक पूरी लाइब्रेरी इधर उधर कर दी थी मैंने, इतना पढ़ा। वो पढ़ने में कोई ऐसा नहीं था कि यही पढ़ना, ऐतिहासिक पढ़ना या क्या पढ़ना। पहले तो जैसे बाल वाचनालय जितना भी था, वो काश्मीर की राजकन्या वगैरह, उस समय छोटी छोटी किताबें आती थी, पुरंदरे जी की छोटी छोटी किताबें आती, एक एक करके एक एक आने लगी। मगर करते करते हम नासिक फड़ के विस खांडेकर से लेके आगे तक सब पढ़ लिया एक प्रकार से।
तो कहीं ना कहीं भाषा अच्छी हो गई और जी। उस समय बहुत कुछ पढ़ना हो गया। नाथ माधव भी मैंने उस समय पढ़ लिए, ये भी बताओ, यानी ऐसा नहीं था कि कुछ विशिष्ट कुछ पढ़ना, शौक ही था मेरा इस बात करके पढ़ने का। यानी 1 घंटा में लाइब्रेरी की खिड़की में बैठी रहती थी पढ़ते हुए, ऐसा मेरा रोज का जीवन था कि स्कूल के आने के बाद भी जाती थी। एक तो पढ़ने का, खेलने का, ये सब शौक पूरे किए मैंने बचपन में, यूं समझिए। और आसपास का ये देखते हुए उस समय स्वतंत्र वीर सावरकर इंदौर में आए थे, चिपळूण में आए थे, तो सावरकर जी का भाषण मैंने उस समय चिपळूण में सुना। उस समय का वो सब नजारा जी। और वो सब, ये सब देखते देखते बड़े हो गए। बस। और बड़े होने के बाद मगर पिताजी की भी, मेरे में 11वीं की परीक्षा दी भी नहीं थी, मैं नहीं समझती हूँ, उस समय हायर सेकेंडरी करती थी, तो पिताजी की डेथ हो गई। पिताजी बीमार रहते थे वैसे, और मगर फिर भी माता पिता नहीं रहे तो भी अनुभव मैं आपको बताऊं, चिपळूण का भी मेरा अनुभव जो था कि पिताजी को आखिरी में 3-4 महीने बहुत ज्यादा बीमार, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। और सांगली में उनको, काकाली में हमारे बहुत अच्छे संघ चालक भी थे, उन्होंने व्यवस्था की थी, तो सांगली के हॉस्पिटल में एडमिट किया था उनको। तो उस समय ऐसा हुआ कि मैं और मेरा छोटा भाई, छोटी बहन तो हायर सेकेंडरी पास हो, बड़ी बहन हायर सेकेंडरी हो गई थी, बड़ा भाई हायर सेकेंडरी करके मुंबई में और बड़े भाई जो थे उनके साथ पढ़ने चला गया था। मैं और मेरा छोटा भाई हम चिपळूण में क्या करें, तो वहां ऐसा था, हमारे यहाँ एक मधुकाका बर्वे थे। मधुकाका बर्वे यानी हमारे घर का व्यक्ति, अच्छा। हमारे स्कूल में टीचर भी थे, वो यूनाइटेड अच्छा। इंग्लिश टीचर अच्छा। भी थे। और बातों बात जब निकली कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, क्या करें, बच्चे कहाँ रहे, तो बोले ये कोई पूछने की बात है क्या, बच्चे मेरे घर रहेंगे। तो गांव का ये जो वातावरण जी। मिला मुझे कि बच्चे का काम क्यों सोचते हो, आप जी। क्यों सोचते हो, मेरे पिताजी को अप्पा कहते हो, बोले अप्पा सोचती क्या हम्म। मेरे घर में ये। तो वातावरण फिर भी इतना अच्छा। और पिताजी में मैट्रिक की परीक्षा ने दिसंबर में पिताजी गए और मार्च तक हम उन्हीं के घर रहे। मैं मार्च में मैंने परीक्षा दे दी, फिर मैं मुंबई आ गई। उसके बाद 1.5 साल मेरा छोटा भाई वहीं पे था, क्योंकि उसका हायर सेकेंडरी पूरा होता था। और मुंबई में आने के बाद तब जैसे, मगर मेरे भाई भाभी में बताऊं, भगवान ने वो सब इतने अच्छे दिए। जी। जी। लेकिन अब इतने सब, मैं, मेरे 3 बड़े भाई थे, वो अलग अलग मुंबई में रहते थे, और हम 4 छोटे भाई बहन। अब एक थोड़ी उसकी मैं हिस्ट्री बताऊं, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी पहली की माता, जो मेरे पिताजी की पहली पत्नी, वो जब 3 भाई मेरे छोटे थे तब उसकी डेथ हो गई। और पिताजी उस समय फिर संघ का काम करते ही थे, वकालत, ये सब चल ही रहा था बहुत कुछ। तो लोगों का आग्रह था कि बच्चे छोटे हैं, कौन देखेगा। आपका बाहर का काम है क्या, तो दूसरी शादी कर लो। जी। तो जी। पिताजी ने पहले तो मना किया, फिर शर्त रखी फिर कि अगर मुझे दूसरी शादी करना ही हो तो मैं किसी विडो से ही करूंगा, ओ। मतलब मैं ऐसे नहीं करूंगा। अब देखो उस जमाने की बातें, 1935-36 जी। समझे। स्वातंत्र पूर्व। हाँ, हाँ, बनता 35। जी। तो उस समय उन्होंने ये शर्त रखी अपने दोस्तों को कि मुझे ऐसे नहीं करना, ऐसा कुछ हो तो मैं शादी करूंगी। तो भी लोगों ने कहा कोई बात नहीं। और फिर वास्तव में वैसी एक लड़की, मेरी बात कहो, उस लड़की मिल गई। जी। जी। उनकी पहली लड़की थी, वो भी, उसका भी रीमैरिज था एक प्रकार से, वो विडो थी। जी। और छोटी लड़की थी, वो मेरी बड़ी बहन सबसे। समझ। जी। तो हाँ, तो उनसे शादी हो गई, वो घर पे। फिर हमारा जन्म, तो मेरे पहले हमारे 3 भाई, मेरी बहन, और फिर हम 4 आप। भाई बहन। ये सब हम इतना एक परिवार कि हमें बड़े होने तक मालूम ही जी। नहीं था जी। कि हमारे घर पे ऐसा कुछ ऐसा है। कुछ हुआ है। जी। हाँ हाँ, इतना हमारा वातावरण, या तो मेरी माँ की देन कहो, मेरे भाइयों का स्वभाव, भाभी बीवी सब। तो मुंबई आ गए। अब मुंबई में भी कठिन था, सबके घर कोई बड़े बड़े तो थे नहीं। नहीं, नहीं। कैसे करना, सब भाई बहनों का पढ़ाई लिखाई सब करना, सभी हम मिडिल क्लास। पिताजी ने कोई संपत्ति, आप तो ना। कहाँ से संघ चालक कहो तो संपत्ति नहीं। तो पड़ेगी। उनका कहना भी था कि संपत्ति क्यों होना, अपने घर की आवश्यकता है। हमारा घर भी नहीं, हम किराए के मकान में रहते।
वो बोलते थे कि अरे घर क्या बनाना, घर ईंट पत्थरों का घर से क्या होता है, हर गांव में अपना एक घर बनाओ। तो वो जो बात थी, आज भी मैं आपको बताऊं, मैं चिपळूण में जाऊंगी तो समस्या नहीं आती मैं कहाँ रहूंगी क्या करूंगी। आज भी लोगों में वो प्रेम है, उनका नाम आज भी चलता है। ये जी मैंने जी अनुभव किया है गई जी थी। जी जी तो मेरा कहना फिर मुंबई में आने के बाद थोड़ा सा हो गया, एजुकेशन तो ये हो गया, मगर मेरे सबसे बड़ा भाई था, उसने कहा इसको तो मैं डाल देता हूँ कॉलेज में। बड़ी बहन को कहा तो एक का कर सकूंगा, हाँ तो ये था कि ये थोड़ी होशियार है, इसको डाल देता हूँ कॉलेज में। तो मैं कॉलेज में तो गई, जी शुरुआत हो गई, पर जी फिर बाद में कठिनाइयां हुई। जी फिर मगर एक सबने मिलके बांट लिया, कोई किसी ने किसी की जिम्मेदारी ली, किसी की, ऐसा कहो मैं बहुत विस्तार से नहीं कहती। वो उस समय के कहो तो संघर्ष के दिन थे, जी मगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमने उसको संघर्ष को पार कर दिया। ऐसे आप समझो, मैं मुझे फिर अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में नौकरी भी लग गई बीच में, एक साल के बाद तुरंत। फिर कुछ कॉलेज छूटा, फिर दूसरा कोर्स किया, ऐसे करते करते गाड़ी चल रही थी और फिर ये विवाह तय हो गया। जी एक बात बताओ, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप इंदौर कहाँ पहुंचे। उस हाँ समय के, अगर 1965 में मेरा जी विवाह जी हुआ, जी तो 65 की बात करें तो उस समय तो इतना आने जाने के साधन भी नहीं थे। ना बोली ये इंदौर कहाँ तू चली गई, ऐसा कभी कभी पूछते। मैंने कहा उसके पीछे भी एक ही कहानी है, इंदौर की कहानी कुछ नहीं है, मगर मेरे काका उस समय सब कुछ मेरा देखते थे, छोटे जी वाले काका। जी जी तो वो शादी का देख रहे थे, तो मैंने उनको एक ही शर्त रखी, कुछ भी करो मुझे मुंबई का लड़का नहीं कर। ओके बोले ये क्या है तुम्हारा मुंबई का नहीं कर मतलब क्यों। मैंने कहा ऐसा है, मुंबई के वो 2 कमरे 3 कमरे में मेरे चिपळूण से खुली हवा से आई हूँ समझो, तो भी दिमाग में था। मैंने कहा ये 2 कमरे में 3 कमरे में नहीं। और दूसरी पहले और एक बात जो मुझे वो दृढ़ता से थी कि मुझे सर्विस करना पसंद नहीं था, अच्छा सर्विस करने की। लेकिन मैंने कहा अगर मैं मुंबई से किसी लड़के से शादी करूँ तो सर्विस कंटिन्यू रहेगी, हम्म फिर मेरे मन में और कुछ करना है वो नहीं कर पाऊंगी, फिर हम्म मैं सर्विस नहीं करूंगी। हम्म, मैं जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगी मेरी सर्विस, क्योंकि अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस की सर्विस कौन छोड़ने देगा। जी जी तो ये भी थोड़ी शर्त थी कहो, पर बाई चांस ऐसा हुआ कि ये हमारे ही किसी परिचित ने वगैरह वगैरह देखा तो हुआ, और मैं विवाह होके इंदौर आ गई। इंदौर आ गए तो अच्छा मैं तो चिपळूण से एक स्टॉप मुंबई में हो गया, हाँ मुंबई से फिर इंदौर आ गई। इंदौर आ गए मगर इंदौर में तो सब मेरे सास ससुर सब इतना अच्छा भगवान ने दिया, तो जी भगवान की ये हमेशा मैं आभारी रही। बिल्कुल फिर बीच में संकट तो थे, बिल्कुल माता पिता छीन लिए, और भी जो संघर्ष का जी समय जी था, जी 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 करते हुए भी बुरा नहीं हुआ जीवन में, हाँ हाँ क्या ही अच्छा मिलता है। इतना है और ये एक बात मैं आपके माध्यम से सभी को भी बताना चाहूंगी और ये हमेशा मेरी भी सोच है। नहीं अभी ये जो आप बता रहे हैं कि सचमुच मतलब समाज के संस्कार, घर के संस्कार, माँ पिताजी के संस्कार और एक जीवन का भी अपना एक अनुभव, एक हमें अच्छा गुरु होता है, जीवन से दूसरा गुरु कोई नहीं है जो हमें सिखाता है। अब विवाह हो गया और आप बन गए महाजन फिर ऐसा होता है, हमने देखा है अपने आजू बाजू में भी कि जीवन के उपरांत एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और जो होती है कि आपको गृह लक्ष्मी की जिम्मेदारी और साथ में सामाजिक जिम्मेदारी भी आ जाती है। तो आपने ये घर का दायित्व और राजनीतिक कार्य, ये दोनों का तालमेल कैसे साधा? इसका मैं कहूँ तो आधा क्रेडिट मेरी सासू जी को जाता है। ओके सास ससुर दोनों है, मैं हाँ दोनों। मैंने जैसे कहा ना, भगवान ने वो यहाँ पूर्ति कर दी। बिल्कुल हाँ, कि वो जो था कि बचपन में माँ चली गई, फिर पिताजी भी 15 साल की उम्र में ही चले गए, एक प्रकार जी से हायर जी सेकेंडरी। जी तो वो पूरी की पूरी पूर्ति इधर है। और हमारे सास ससुर इतने ये थे कि उन्होंने एक तो फिर से मुझे कॉलेज जाने के लिए था। हाँ कभी शादी के बाद ऐसा होता होगा मुझे मालूम नहीं, हाँ मगर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया एजुकेशन पूरा करने के लिए, बीए किया, एमए किया, एलएलबी, एवरीथिंग।
पढ़ती जा, बीच बीच में बच्चे भी हुए तो भी बच्चे को वो संभालती थी, मैं देख लूंगी, तू परीक्षा देने चली जा, वाह। तो पीरियड है वो अटेंड करके आ जाए, मतलब ये होता था। तो पूरी तरीके से ऐसे में क्या बोलते हैं ना, जिसको संरक्षित जैसे हो गई इंदौर आकर के, ऐसा मुझे लगता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब सपोर्ट सिस्टम आ गया जिससे है। आप आगे बढ़। सपोर्ट सिस्टम पूरा मुझे मिल गया। जी जी तो मैं भी ऐसी थी कि मुझे तो माता पिता मिले, बहुत बड़ी बात मिली थी, हाँ इतना सब संघर्ष के बाद सब जी कुछ हुआ था। जी और इनका भी विरोध नहीं था, इनका इतना ही होता था कि मैं जब कोर्ट से आ जाऊंगा, वो भी वकील थे, वकालत जी करते, जी जी प्रैक्टिसिंग लॉयर, जी मैं कोर्ट से आऊं तब तो घर होना चाहिए। मतलब जो मैंने सामाजिक काम, हम्म, शुरुआत तो सामाजिक काम करा, तो वो सासू जी के साथ साथ भगिनी मंडल में जाना, महिला हाँ मंडल में जाऊं, हम्म, फिर एक सामाजिक संस्था में थोड़ा काम करूं, ये शुरू समिति की शाखा भी जाती थी। जी सासू जी का भी कहना था कि देख, उसका घर आने का समय और तेरा बाहर जाने का एक मत रख कर, इतना तुम संभालो, बाकी मैं देख लूंगी। दैट वाज द एक्चुअली बैलेंस मैंने रखा, बैलेंस माइंड, हाँ वो रखा। परफेक्ट, वो और बहुत जब आवश्यक भी है। बच्चे छोटे थे तब ज्यादा काम नहीं किया। भी हम्म, नहीं शुरू किया, बच्चे छोटे थे, मेरा स्कूल भी चल हम्म, रहा था, तो ये सब देख के मैं बहुत ज्यादा मैंने जिम्मेदारियां ली। हम्म, तो एक ही ये कैसी थी सामाजिक जिम्मेदारियां, हम्म, जब पढ़े तब हम जाते हैं बहुत हम्म, ज्यादा। तो ऐसे फिर साहित्य सभा में जाना, हम्म, ये सब लिटरेचर के एक्टिविटीज, ये सब मैं करती थी। हम्म, तो ये बैलेंस मैंने रखा हमेशा कि हम्म, इसमें नहीं होने हम्म, देना। प्रेफरेंस टू हस्बैंड, यस वो जो कहे, राइट। अगर वो कहेगा आज कहीं नहीं जाना, नहीं आज घर पे, आज हम कहीं जा रहे, तो मैं बाकी सब प्रोग्राम कैंसिल करती थी, मैं सच बता। और मेरा बाहर बताया हुआ था सामाजिक काम में कि भाई मेरा इतना है, ये आप इसको संभालो तो मैं काम करूंगी, ये होता था। एंड एवरीबडी यूज्ड टू एग्री और मुझसे बहुत कोऑपरेट किया, तो ये मेरा कभी कठिन नहीं हुआ इस कठिन नहीं काम। हुआ, बट दिस इज अ वेरी गुड मैसेज ताई, दैट नाउ डेज दिस इज एग्जैक्टली द क्लैश हैपनिंग कि महिलाओं को अपना करियर और ऑफिस प्रायोरिटी हो गई है और फैमिली सेकेंडरी हो गई है, और इस चक्कर में वो जो एक समतोल जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं और एक जो हार्मनी होती है ना कुटुंब के, वो पूरी तरह से मिस हो जाने से बहुत कलह बहुत निर्माण हो गया। बहुत मैं तो कहूंगी महिलाओं को मेरे अपने जीवन से, बिल्कुल और बिल्कुल ये आप देखोगे मैंने हमेशा ये जो बैलेंस संभाल लिया जी कि सास ससुर को आवश्यकता है तब घर में रहना, वार त्योहार है तो वार त्योहार पूरे के पूरे करना, वो काम पूरा करना। और जो पति है अपना, तो पति की इच्छा उसके अनुसार आगे बढ़ते जाना, वहां कोई कमी नहीं रहती, हम वो कोई हमें पीछे नहीं खींचते। नहीं मगर हमने गृहस्थी संभाली है तो बच्चों की देखभाल ये सब करते हुए, उसका बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ने की थोड़ी देर लगेगी। हाँ अगर कोई 35 साल की उम्र में जो चीज मिलना वो 40 साल में मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल राइट नहीं कहना, तो वो आई डू इट, करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपके तरफ से मिला, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ताई, हमने आपको जब भी देखा है राजनीतिक मंचों पर, सभाओं में, हमेशा आप मुस्कुराते हुए ही हमें दिखाई दिए हैं, और आंखों में एक मातृत्व का, करुणा का भाव आप में दिखाई दिया है, और उसका कारण क्या है ये आज पता चला है। लेकिन अभी तो लोकसभा में आपने दंड भी लगा दिया आपत्तिजनक जो आचरण कर रहे थे उनपे, तो इतना बड़ा स्ट्रिक्ट निर्णय भी आप कभी कभी ले लेते हैं, तो कैसे करते हैं ये सब? एक तो मैं आपको बताऊं कि जी मैंने कहा ना कि शुरू से जी इस तरीके से मेरी सासू जी ने मुझे समझाया, जी कुछ बातें वो दिमाग में थी। पिताजी की जो मैंने कहा वो संघ थे, संघ चालक के थे, तो उनकी समझाई बातें थी, वो कहीं ना कहीं साथ में थी। और जो बैलेंस संभाल लिया घर पे कि बच्चों को भी प्रेम मिलना चाहिए, बच्चों का हक है माता का प्रेम, तो बच्चे सासू जी संभालती थी। जैसे हम, मैं और ये हम दोनों सिनेमा देखने गए तो वो 3 घंटे बच्चों को संभालती थी, या मुझे कहीं जाना है लेक्चर देने तो वो संभालती थी। मगर ऐसा नहीं, बच्चों को मुझे भी संभालना है, मैंने करना है। तो ये सब था, तो बच्चों को भी बड़ा करो, ये सब करते हुए बड़े होने के कारण
जो मातृत्व का भाव था उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। यानी सासू जी से माँ का प्यारे प्रेम मिला, ससुर जी से पिता का जो बचा हुआ प्रेम था वो मिला, और वही मैंने कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की तरफ ट्रांसफर किया, ऐसे नहीं दे सकते। तो एक मातृभाव साथ में चला, और ये मातृभाव फैलाना, मैं तो हमेशा कहती हूँ महिलाओं का काम क्या है, आखिर करना क्या है। तो जब हम समाज में जाएंगे तो यही मातृभाव हमारा और बड़ा होना, विस्तृत होना चाहिए। और माँ का भाव और क्या होता है, बच्चों को सिखाना भी, बच्चों को अनुशासन भी देना, आवश्यकता जहाँ पड़े वहां बच्चों को डांटना जरूरी है, ऐसा तो नहीं, उनका जीवन देखना है, हमें संस्कार करना है। मगर मेरी एक और ये रही कि मैंने हमेशा, मैं बोलती हूँ बच्चों को सबके सामने नहीं डांटती। जैसे बाहर अगर झगड़े हो गए, कोई शिकायत लेके आया तो मैं उसको लेती थी, अच्छा अच्छा मैं देखती हूँ, ऐसा करके अंदर लेती थी, दरवाजा बंद करो, फिर जितना डांटा मन से डांटो भी। तो यानी सबके बीच में बच्चों को भी अपमान लगता है। तो ये कई चीजें हो सकता है, मैं एमए साइकोलॉजी किया था मैंने, तो इसलिए ध्यान में रखी, मगर ये चीजें रखती थी कि एकदम से नहीं डांटती। कभी कभी ससुर जी मुझे बोलते थे, देखो मेरा छोटा बेटा बहुत मस्ती करता था, बहुत उधम करता था, बिल्कुल पतंगबाजी करना ये वो सब करता था। तो मेरे ससुर जी कई बार बोलते थे, देखो ये उसको डांटती नहीं, देखो तो कितना दौड़ लगा रहा है, देखो तो कितना मस्ती कर रहा है, जरा बोल तो उसको, तू एक थप्पड़ नहीं मारती कभी। मैंने कहा मारूंगी, आवश्यकता हो तो मारूंगी, ऐसा होता। लेकिन हाँ, ये आवश्यक है अनुशासन, ये भी माँ ने उसको ठीक तरीके से बच्चों को सिखाना, आवश्यकता पड़ने पर दंड देना, ये भी उतना ही। तो ये कहीं ना कहीं मातृभाव ही है, और ये मुझे काम आया। मैंने जिस तरीके से कि खुद अपराइट रहो और सामने वाले को भी अपराइट रखो, कि हम बोलते हैं ना कि समय आया तो वज्रादपि कठोरा, ऐसा नहीं, निर्णय लेने की शक्ति है और समय आया तो ले लेंगे, ये दिखा। मगर इसका मतलब बार बार डांटने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए वो काम वहां पे हो गया। जब लोकसभा में बैठती थी तो देखो, एक लोकसभा में जो लोग आते हैं जनप्रतिनिधि, आखिर उनका काम क्या है, उनको अपनी व्यथा, अपने क्षेत्र की भी व्यथा वहां रखना है, आवश्यकता क्या वो भी रखना है, पार्टी का जो एजेंडा है वो भी चलाना है, वो भी उनको बताती ही है, सामूहिक निर्णय होता है तो वो भी करना है। तो वो उसके अनुसार वो काम करते रहते हैं, ये सब है। तो इसलिए वो भी करना है। वो करते समय कभी थोड़ा हंगामा होता है, कभी कुछ होता है, बट नेचुरल मैं लेती थी, उसको नेचुरली लेती थी। तो उसको मैं थोड़ा अनदेखा करती थी कि ठीक है, थोड़ा बहुत हंगामा चलेगा, तो थोड़ा बहुत का मतलब पूरा डिस्टर्बेंस नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और नियम जो है, नियम के बहुत ही पल्लेड़ जाके जिसको ये नहीं, इसको मैं सहन नहीं करूंगी, इसलिए वो दंडात्मक कार्रवाई जो लिखी हुई है जी, वही थी जो लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। नियम है, हाँ, लोकसभा का अपना नियम का किताब है अपनी, लिखा है कि आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो जहां तक संभव है शांति से देखती थी कि अगर माने तो बात अच्छी है, और नहीं तो दंडात्मक करना ही पड़ेगा, आवश्यकता है उसके अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एकदम इसमें से मैसेज बिल्कुल सटीक जाता है कि आप डिसिप्लिन से रहोगे तो आप डिसिप्लिन लगा सकते हो, तो तब आपको एक अधिकार मिलता है किसी को प्रश्न करने का, वरना आपको अधिकार नहीं होता है प्रश्न करने का। माँ, आपकी राजनीतिक जो, मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि जो आपकी पूरी एक जर्नी है वो 40 साल से ज्यादा की है, और 6 बार आपने लोकसभा प्रतिनिधित्व किया है। 8 बार, हाँ क्षमा, 8 बार किया है। तो अनेकों अनुभव आए होंगे जब आपने एक्टिव राजनीति में भाग लिया, और ऐसे भी आए होंगे कि जहां पे शायद आपको लगा कि ये काम जो है होने की आवश्यकता है, पर मुझसे हो नहीं रहा है, या किसी ने आपके सामने आके ऐसी दुविधा रख दी हो कि जब आपको लगा कि अब इसका क्या करें। ऐसा कोई प्रसंग है जो आप हमारे साथ शेयर करोगी? ऐसे तो बहुत बार आते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं। कुछ अगर संगठनात्मक भी ऐसे विषय थे कि ये होना चाहिए, नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं।
तो आपको बताऊं कि एक दो बार कभी ऐसा भी हुआ हमारे संगठन में, हालांकि मैं प्रत्येक पोजीशन पे रही संगठन में, प्रदेश में भी रही और केंद्र में भी मैं महामंत्री तक, उपाध्यक्ष महामंत्री में सब पदों पे। बिल्कुल। मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मुझे चांस नहीं मिला, ऐसा नहीं लगा कभी। मैं आगे बढ़ती चली गई, भले ही धीरे धीरे बढ़ी मगर बढ़ी। लेकिन कभी कभी काम करते समय होता है, एक बार ऐसा हुआ संगठन के निर्णय लेते समय कभी कठिनाई आती है जी। हमारे प्रदेश में एक बार ऐसा हुआ कि मेरी एक मान्यता थी कि जब हमारी पार्टी संगठनात्मक ढांचे पे चलती है, हमारी अपनी कमेटियां हैं, वो निर्णय लेती है, सब मिल करके निर्णय लेते हैं। एक बार ऐसा कुछ हुआ कि ऊपर से ऐसा लगा कि ऊपर से हमारे ऊपर मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व थोपा जा रहा है। मैं अभी नाम नहीं लूंगी, मगर एक बार ऐसा लगा हमें कि एकदम से एक नाम आएगा कोई। तो हमने कहा ऐसा क्यों होना चाहिए। उस समय मैं भी प्रदेश में थोड़ी अच्छी पोजीशन पे थी, सीनियर बन गई थी। मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए। बाकी भी सीनियर लोगों ने, हमने विचार किया और फिर हमने तय किया कि नहीं, इसके कुछ तो हमारी आवाज तो ऊपर पहुंचे। हम करीब करीब 25-30 लोग हैं, ऐसा नहीं कि कोई गुटबाजी नहीं थी, हम सब मिलके, हमारे यहाँ के सब सीनियर और हम सब, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। उस समय अडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू। अच्छा। तो हमने कहा दोनों से हमें बात करना है इकट्ठी, क्योंकि ये दोनों प्रकार की बात हो गई कहीं ना कहीं। तो हम गए सब मिलने के लिए, हम सभी एक साथ गए, 25 लोग करीब एक साथ गए, सीनियर लोग। और मैंने थोड़ा उसमें, क्योंकि मैं पार्लियामेंट मेंबर थी, तो मैंने सबसे बात करी कि नहीं हमें समय चाहिए। उन्होंने कहा समय क्या चाहिए, क्या बात करोगी, तुम बोलो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं अकेले बात नहीं करूंगी, हम सब मिलकर। और हमने अपनी बात रखी, आग्रह पूर्वक रखी। लेकिन हाँ, उस समय फिर ऐसा लगा कैसे कि हम अपनी बात तो कर रहे हैं, सबने आग्रह पूर्वक रखी, पर लगा ऐसा डिसीजन हमारे जैसा चाहिए वैसा फेवर में नहीं है। हाँ, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मैं मतलब मेरी लड़ाई ऐसे हुआ करती थी कि हम सबने फिर सोचा ठीक है, जहाँ रखना थी हमने बात रखी, इसमें हमने व्यक्ति का विरोध नहीं किया है, मगर हमने अपनी बात रखी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम निर्णय में हमें सहभागी करना चाहिए, हमारा भी कुछ सुनवाई होना चाहिए। हमने बताई दी बात, इट्स ओके, अब जो निर्णय आएगा उसको एक्सेप्ट। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 2-3 बार हुआ, मगर मैंने ये कोशिश करी कि नहीं, बात हमारी सुनना पड़ेगी। उसके सिवा ये मेरा आग्रह हमेशा रहता था कि अगर अन्याय होता है तो मैं अन्याय ऐसे सहन नहीं करूंगी, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जा रही, लेकिन हाँ नियमानुसार अगर है, मैं जो बोल रही वो ठीक है तो सुनना पड़ेगा। ऐसे और भी 2-3 ऐसे मसले आ गए, नहीं आए ऐसा नहीं। और पार्टी ने बात सुनी, ये पार्टी में हुआ। वही कई बार सरकार में भी होता है, निर्णय लेते समय सरकार में भी ऐसा होता है कि मेरी कुछ योजना, और फिर ऐसा लगा तो मैं जाती थी, मैं पोल टू पोस्ट जिसको बोलते हैं ना, मैं छोड़ती थी। तो सब बोलते हैं ये अपनी बात छोड़ती नहीं, तो ये करती थी। और मैंने कई निर्णय ऐसे सरकार में भी, जब मैं मिनिस्टर थी जी, तब हाँ, उस समय भी मैं आपको बताऊं, मैं HRD में थी उस समय, महिला मंत्रालय थी। मेरे मन में, जब हमारी मृदुला जी भी उस समय इसकी समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, हम दोनों बैठते थे, महिलाओं के लिए क्या करना, सोच तो यही रहती थी महिलाओं के लिए क्या करना है, क्या है। तो मैंने सब जो करता कि मैंने कहा मैं महिला बाल विकास मंत्री हूँ, कुछ हमने करना चाहिए, क्या कर सकते हैं महिलाओं के लिए। तो महिला कई कर्तृत्ववान महिलाएं हैं, तो हमारे मन में एक बात आई, क्यों न हम ऐसे पुरस्कार शुरू करें जिन महिलाओं ने बहुत अच्छे काम किए, तो उनको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे ऑल एरिया। तो एक योजना हमने बनाई है मैंने, फिर स्त्री शक्ति पुरस्कार, ऐसा उसका नाम दिया, और 5 महिलाओं के नाम। ये भी मैं कहूँ कि हमने ये सोच हमेशा मेरी रहती थी कि पूरे हिंदुस्तान को समेटना है, तो हमने उसको अहिल्याबाई, जो नाम सामने आते हैं, जीजाबाई, झांसी की रानी, ये तो हमारी महिलाएं हैं। फिर हमने नॉर्थ ईस्ट से हमने रानी गाइडेबल का नाम लिया, और साउथ से हमने कन्नद जी का नाम लिया, कन्नद।
ये 5 महिलाओं के नाम से हमने 5 स्त्री पुरस्कार शक्ति पुरस्कार, ऐसी एक योजना महिला बाल विकास, मगर मैं स्टेट मिनिस्टर थी तो अच्छा। मुझे हमारे कैबिनेट के पास तो जाना चाहिए। जी। उनके पास गई, बात सुनाई उनके, वो बोले क्या आवश्यकता है, ये ऐसा क्या, कितना, कैसे होगा, 5 नाम कहाँ से आएंगे। मैंने काम करेंगे, पूरे हिंदुस्तान से संपर्क करेंगे, कलेक्टरों से बात करेंगे, वहां की संस्थाओं से, हिंदुस्तान से 5 नाम आएंगे। हर साल अगर हिंदुस्तान की 5 महिलाएं रिकॉग्नाइज हो जाएगी कुछ अपने काम के लिए तो कितनी बड़ी बात है। पुरस्कार कितना है ये मतलब नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा देखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को पूछना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा सा ये था। बात तो तुम्हारी अच्छी है, हो सकता है कि नहीं। मैंने कहा कि आप कहे तो मैं आगे बढ़ूंगी, मैं करूंगी, मैं सब मिलूंगी। मैं ब्रजेश मिश्रा जी से जाऊंगी, उस समय के थे प्रधानमंत्री के सचिव भी थे। उन्होंने भी कहा बात तो आपकी अच्छी है, कर लो अटल जी से बात। यानी मैं ये करती थी, लगा ऐसा कि होना कि नहीं होना। अटल जी के पास गई तो हाँ बहुत अच्छा, बहुत कर रही हो, अच्छा बिल्कुल करो। वो इतनी जल्दी एग्री हो गए, बाकी थोड़ा लगा कैसे होगा, वो बोले तू कर सकती है ना, कर ले ऐसा। तो मेरा एक जीवटता है शुरू से रही मेरी कि मन में कुछ बात आई मैं कर देती थी वो बात। तो रही थे आप, लेकिन उस समय एक इधर ध्यान में रखती थी, अगर नहीं मानी बात तो बुरा भी नहीं, बुरा नहीं ना मानना। हाँ, इट्स ओके, मैंने मेरे प्रयास कर लिए। बिल्कुल इट्स ओके। बिल्कुल बिल्कुल। आप आग्रही थे अपनी बात को लेके और मनवाने की पूरी कोशिश करते थे जब तक हो सके, और बन जाती थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बने तो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर लिया। प्राचीन भारतीय राजनीति, पहली बार इसमें हमारी बात नहीं मानी गई। हाँ, तो मुख्यमंत्री आ गए, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरे इसमें बात मानी गई। ऐसा जीवन में होता है, उतार चढ़ाव होता है। अपने एक प्राचीन भारतीय राजनीति की संकल्पना का कार्यक्रम सुराज्य संहिता शुरू किया, हाँ, जिसमें आपने एक संपूर्ण राजनीति के बारे में कार्यक्रम समीक्षा कल्पना सामने लाने का एक अपने एक बीड़ा उठाया। ये कल्पना आपको कैसे सूझी? और मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कार्यक्रम तो हम बहुतों देखते हैं राजनीति के बारे में, पर ऐसे समय पर जब इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं कि हमें क्या करना है और किस दिशा में जाना है, तो कृपया बताइए। तो मैं बताऊं कि इसका थोड़ा सा जो मैंने कहा, शुरू से मेरे राष्ट्र सेविका समिति के संस्कार, संघ के संस्कार मेरे पर है। मेरा अपना और इतिहास का वाचन भी बहुत ज्यादा रहा। और जब मैं इंदौर आ गई तो थोड़ी सी जब स्थिरता आई ऐसा कहूँ, तो समिति के द्वारा वंदनीय मौसी जो रामायण के प्रवचन देते थे, हमें भी महिलाओं को कहा गया इसका फैलाव करो और शुरू करना चाहिए। हमने इंदौर में भी शुरू किया। फिर मैं उसी में से प्रवचन देने लगी, मगर प्रवचन देते समय मैं बहुत बड़ी बड़ी लोगों की जीवनियां बताने लगी महिला मंडलों में जाके, जैसे अहिल्याबाई जिजामाता ये तो है ही, मगर स्वामी विवेकानंद हो, अरविंद हो, सावरकर जी हो, ऐसे में एक चरित्र लेके बात करती। और ये जब सब अभ्यास होता था तो तब से दिमाग में एक बात है, धीरे धीरे जब मैं राजनीति में आई, लोगों की बातें सुनती थी कि हमारा प्रजातांत्रिक देश है, फिर बाकी देशों से तुलना, इतिहास जब बच्चों को हमारे पढ़ाते तो कभी कभी लगने लगता कि मुगल अंग्रेजों का इतिहास और अब हम अरे उसके पहले से हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। तो ये मन में बातें थी मेरे। एक बात और हमेशा आती थी कि स्वराज्य तो हमें मिल गया, किसी ने ये नहीं सोचा कि स्वराज्य मिलने में कितनी कठिनाई हमें, ये नहीं सोचा। और मैं हमेशा उदाहरण देती थी कि जो कठिनाई से मिलता है व्यक्ति उसको संभालता है। बच्चे का उदाहरण देती थी मैं, वो अभी नहीं दूंगी, बहुत समय जाएगा, मगर मैं छोटे बच्चे का, मेरे बच्चे को देख के कि मेरे बच्चे को पतंग उड़ाने का शौक था, तो उसकी लूटी हुई पतंग 4 जगह फटी हुई भी हो, उसको चिपके लगा के सहल रखता था संभाल के। मैं उसको नई पतंग ला दूं, उससे बजाय उसको वो पतंग ज्यादा पसंद हुआ करती थी क्योंकि मैंने लूटी है। I have done something. Yes. तो बार बार मुझे लगता था कि स्वराज्य प्राप्ति के भाव, ये भाव नहीं आया, हमने भाव भरा नहीं गया।
नहीं आया यानी भरा नहीं गया। आवश्यक है। स्वराज्य का सुशासन भी होना आवश्यक है। सुराज कैसे बनेगा? और अभी जैसे जब मैं स्पीकर बनी, मगर उसके पहले से जो एक राजनीति में हम काम करते आए और उसमें जो कल्पना समझते आए, वो सुशासन की कल्पना थी कि हमें क्यों आना है सरकार में। जब हम बोलते थे भारतीय जनता पार्टी को सरकार चाहिए, क्यों चाहिए? कि हम इसका सुराज बनाएंगे, सुशासन दिखाएंगे कैसा होता है। और तब जब बहुत अच्छी चीजें चलने भी लगी, तो मेरे मन में ये बात आई कि अब मैं स्पीकर के पद पे बैठी हूँ, ये टीवी मेरे इसमें अंदर रहता है, लोकसभा टीवी। इसका काम केवल कोई न्यूज देना नहीं है। तो ये जो कल्पना है कि भारत में हमें लगता है कि आज ही प्रजातंत्र नहीं आया है, हमारे यहाँ भी ऐसे जनपद हुआ करते थे, ऐसे राजा भी है, राज्य शासन भी कैसा चलता था अच्छा, कई जनपदों का शासन भी अच्छा है, ऐसे पुराने काल से चला आ रहा है। लोगों के सामने आना चाहिए, वो उसी को लेके आज के जो काम कर रहे हैं, आज की जो शासन पद्धति वो कैसी अगर उससे जुड़ती है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। ये दोनों बातें मेरे मन में थी। और तब मन में आया कैसे कर सकते हैं। मैंने अपने साथियों से, ऑफिसर से बात करी, तो उन्होंने कहा मैडम हमारे पास ऐसा फंड रहता है, स्पीकर का अपना बजट रहता है। ये भी आपको बता दूं कि वो स्पीकर का बजट स्वीकृत तो होता है, मगर पार्लियामेंट में उसकी चर्चा नहीं होती। मगर स्पीकर का अपना बजट रहता है, क्योंकि उसको उनके क्षेत्र अपने इसमें जो लोग हैं उनकी सैलरी बांटने से लेके पूरा पार्लियामेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन स्पीकर हैज टू सी। ये लोगों को मालूम नहीं है, उनको लगता है स्पीकर वही उतना ही काम नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी स्पीकर का रहता है, लोकसभा टीवी का संचालन भी रहता, सभी कुछ। और निर्णय उन्हीं को लेना होता है। कमेटियां रहती है, हम कमेटियां बनाते हैं सबको पूछ के। तो वो मेरे मन में जो कल्पना थी, फिर मैंने उस पर काम शुरू किया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हमारे पास पैसा है? क्या हम उसको बोले कर सकते हैं? कैसे करें फिर? और वो व्यवस्थित होना चाहिए। तो फिर मन में एक बात है, उसकी भी हमने 1-2-3 लोगों की कमेटी जो इन चीजों को जानते हैं, और उसमें वन ऑफ दी ये जो थे अपने चाणक्य का जिन्होंने निर्माण किया, जी वेद प्रकाश, हाँ जी चंद्र प्रकाश जी जी वो थे उसमें। देखो और भी 2 लोग थे उसमें। तो एक हम नचिकेत पटवर्धन जी भी थे शायद, एक और थे, 3-4 लोगों की हमने एक कमेटी बनाई। मैंने उनको बुला लिया, पहले उनसे चर्चा करी, और पूरी की पूरी जो मेरे मन में बात थी, मैंने कहा आप बिल्कुल पुरान काल से स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे मन में कल्पना थी कि हम जब विश्वामित्र और वशिष्ठ की कामधेनु की बात करते, ये क्या होगा? विश्वामित्र तो राजा था और वो वशिष्ठ के आश्रम में आया और वशिष्ठ ने सबको खाना किया। ये क्या होता है? कामधेनु ऐसी थोड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं ये जनपद होगा उनका, उनके लोग होंगे जो जो चाहे कर लेते। जैसे आज हम बोलते ना, इतना बड़ा कोरोना आ गया, मगर लोगों ने खुद होके इतनी मदद करके बहुत कुछ किया। अगर चाहे तो ये हो सकता है, प्रजातंत्र की चाहे तो ये हो सकता है, लोगों का भी अपनी एक शक्ति रहती। तो ये सब मेरे मन में था कि ये जनपद की कल्पना है वशिष्ठ की, और वो राजा ने उनके ऊपर आक्रमण किया है, तो वो जनपद की शक्ति पहचानना तो पड़ेगी। तो वशिष्ठ ने कहा कामधेनु है तो खुद अपना रक्षण कर, यानी प्रजातंत्र में, जनपद में आपको अपनी रक्षा करनी है। मेरे बचपन से मेरे मन में ये कल्पना थी, वो सब मैंने उनके सामने रखी। और मैंने कहा ऐसी कई उदाहरण मिलेंगे। राजा भी, सुशासन करने वाले राजा भी थे हमारे यहाँ, गलत शासन वाले राजा थे, उनको हटाने की भी बात हमारे यहाँ हुई है। और जनपद भी हमारे यहाँ अच्छे, गणतंत्र जिसको हम बोलते हैं, ये भी हिंदुस्तान में रहे। तो उनको भी लगा कि आपने खुद नहीं तो अभ्यास, मैंने कहा नहीं है मेरा ऊपर ऊपर का अभ्यास है, मगर मेरे मन में यह कल्पना है कि भारत की सुशासन की कल्पना ये लोगों के सामने जाना चाहिए कि क्या है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोगों ने भी त्याग करना है, ये होना चाहिए। और ये सब मैंने उनसे चर्चा करी, उन्होंने जिम्मा लिया। और मैं आपको बताऊं, चंद्र प्रकाश जी ने इतनी मेहनत करी है, वो बोले आप जितना बोल रहे हैं उतनी ही मैं मेहनत करूंगा और एक एक एपिसोड आपको वैसे ही करके दिखाऊंगा। तो उन्होंने एक एक चीज की अभ्यास करके उन्होंने वो सब
एक्चुअल मेरी कल्पना ये थी, अब आपको बताती हूँ कि वो सुराज जो आए तो सुराज संहिता आज तक लाके मुझे छोड़ना थी, यानी उसमें शिवाजी महाराज भी आ जाते, अहिल्याबाई होलकर का सुशासन करते करते स्वतंत्रता की लड़ाई भी लेते हुए, या बीच में और भी राजा जो उस समय के जिन्होंने जी अच्छे जी 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 नगर का साम्राज्य, ये तो सब आ ही गया। और आज का फिर हमारा शासन आए, अगर हमने कुछ क्रिटिसिज्म भी होता तो हो सके, मगर आज हम कुछ अच्छी भी बात कर रहे हैं तो वो जी भी आ जाती। ये सब आज तक मुझे लाके छोड़ना था, मगर अब उसमें आपको मालूम है समय में जितना हो गया उतना हमने किया, आगे वो बड़ी थी बात, बिल्कुल। और कल्पना ये थी इसलिए उसका नाम ही सुराज संहिता, हाँ, रखा वो जी। संहिता अभी तक की लिखी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, रीडिंग हुई है। बिल्कुल। अभी हम बात कर ही रहे हैं संहिता की और राजनीति की, तो ये भारतीय संविधान को लेके बहुत चर्चा हो रही है और बहुत भटकाया भी जा रहा है और बहुत अलग अलग बातें उछाली जा रही है। तो संक्षिप्त में यदि हमें किसी को समझाना है कि भारतीय संविधान क्या कहता है, आपके आचार विचार, आपके काम करने की पद्धति और एक सामाजिक दायित्व आपका, एवरी पर्सन, मैं केवल राजनीतियों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, एवरी इंडिविजुअल हैज अ रोल टू प्ले फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, तो ये भी लिखा हुआ है। तो आप यदि हमें, मतलब पूरा तो हम बता नहीं सकते, पर संक्षिप्त में यदि आप कुछ थोड़ा सा बात। हाँ, मेरा तो कहना है कि संविधान का साधारण अभ्यास प्रत्येक नागरिक को कहीं ना कहीं ऐसी छोटी किताबें निकलना चाहिए। मगर पार्लियामेंट मेंबर को भी हम पार्लियामेंट में प्रवेश करते से ये बैग देते हैं, उस बैग में होता है ये नियम कानून तो सब होते ही है, और एक संविधान की किताब भी भेंट की जाती है। मैं आपको बताऊं, भारत का संविधान इतना सोच विचार करके बनाया गया, उसकी बहुत बड़ी कमेटी थी, वो तो सब लोग जानते हैं। कमेटी में कई सारे लोग थे, छोटी छोटी समितियां थी, बहुत विचार विमर्श हो गए। अगर आपको बताऊं कि भारत में आपने जैसे कहा, तो उसके प्रियम्बल के इसमें जो पहले पन्ना है वो पढ़ो तो सब बातें आ जाती हैं। आपने जैसे कहा भारत का संविधान कोई कानूनविदों के लिए नहीं बना है, भारत का संविधान पॉलिटिशियन के लिए नहीं बना है, क्योंकि उसकी शुरुआत ही होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. तो सभी लोगों की संरक्षा करना, और हम वही द पीपल ऑफ इंडिया, मैं तो इसको महत्व देती हूँ कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग आज ये रिजॉल्व करते हैं संविधान में, ये बड़ी बात है। बाकी आगे की जो बातें हैं उसमें लिखा है जस्टिस है, लिबर्टी है, ये सब हम कैसे स्वतंत्रता कैसे रखेंगे क्या, मगर उसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसमें ये लिया है कि केवल संविधान यानी केवल कोई कानून नहीं है, उसमें फंडामेंटल राइट्स है, मनुष्य के क्या राइट्स है, अधिकार क्या है, तो साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, कर्तव्य भी है। यानी जो हम करते भारतीय संस्कृति में हम हमेशा कहते हैं अधिकार और कर्तव्य साथ साथ रहते हैं, और ये अधिकार और कर्तव्य किसके लिए है, राजनीतिज्ञों के लिए नहीं है, वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए, हमने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है। तो ये, और इसके साथ और भी बताती हूँ कि कई बार दिशा निर्देश है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, यानी इतनी छोटी छोटी बातें उसने बताई है, जैसा अधिकार क्या है बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता, लेकिन आपकी ड्यूटी भी है, आपके कर्तव्य है। तो आपके कर्तव्य हमेशा खुद के प्रति नहीं होते हैं ना, दूसरों के प्रति होते हैं। तो एक नागरिक भारत का के नाते वी द पीपल ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है, हम सब मिल करके, तो दिशा निर्देश भी है, केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे रहे,
कौन से कानून, ये तो सब बहुत आगे की बातें है। केंद्र को कैसे कानून बनाएगा, जी राज्य कौन से कानून बनाएगा लागू करने की, ये सब सब बहुत बारीकी से जी 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 अगर मेरा कहना है मूल बात जो है, केवल अधिकार नहीं मिलेगा। हम हिंदुस्तान के लोग एक तो उसमें इन्वॉल्व है, और हमने अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य भी है। तो कर्तव्य जैसे वहां पे है, एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते मैं कैसा व्यवहार करूं, पार्लियामेंट में कैसा व्यवहार करूं, उसके तो अपने नियम है, करना भी चाहिए। मगर मैं सामान्य व्यक्ति के नाते भी मेरे कर्तव्य होते हैं। एक किसान हूं तो भी मेरे कर्तव्य है कि मेरे जमीन को मैं अच्छा कैसे रखूं। मैं एक नागरिक के नाते मेरी आबोहवा में कैसे अच्छे रखूं, ये सब है इसमें। मेरा कर्तव्य उसके प्रति भी है ना, मेरी भारत भूमि के प्रति भी मेरा कर्तव्य है। तो इतना विस्तृत उसमें विचार है, तो कहीं ना कहीं लगता है छोटे छोटे इसमें ये जाना चाहिए कि सामान्य नागरिक के भी इन्वॉल्वमेंट, केवल वोट नहीं, तुम वोट कब दे सकोगे, जब जान सकोगे क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। एक वोट का, क्योंकि तुम्हारा एक वोट और एक करोड़पति का भी एक ही वोट है, ये कीमत है तुम्हारे वोट की। ये बहुत जिम्मेदारी से, और इसलिए मैंने जो स्वराज संहिता भी कहूँ यहाँ भी जुड़ जाती कि ये कभी कोशिश ही नहीं हुई बताने की। माफ करना, मैं कई पुराने लोगों के जब सुनती हूँ, कभी कभी मुझे दुख होता है। जब हमें नई नई स्वतंत्रता मिली तो हमें जैसे कहा गया अब चिंता न करो, भारत स्वतंत्र हो गया, अब हम सबको ये देंगे। हम नहीं देंगे, हम सब मिल करके करेंगे। ये भावना जो बढ़ानी चाहिए थी, फिर कहीं ना कहीं हम थोड़े कम मिस हो गई। जी जी। तो कि सरकार देगी, जी उस समय तो बोलते सरकार क्या देगी, सरकार किसकी है, सरकार यानी कौन है, सरकार हम बनाते हैं, हमारे वोट से बनी सरकार। देश किसका है, हमारा है। संविधान किसने बनाया, हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे लिए है, हमने बनाया, बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। तो सब दूर है, पीपल इससे दूर कैसे रह सकते हैं। मगर हम पीपल को दूर करते हैं कि तुम घर बैठो, हम दे देंगे, सब सुविधा देंगे। तो तुम्हारी भी, हर एक की अपनी एक ड्यूटी। मुझे तो लगता है कि इसको समझना ही पड़ेगा। जो वशिष्ठ मुनि ने कामधेनु को कहा था, तू कर अपनी रक्षा, मैं तुम्हारी रक्षा कर, और उसने करी। हम कहते कि करी, यानी कौन, प्रजातंत्र की रक्षा कौन करेगा, प्रजा ही करेगी। मगर हाँ, हर एक का अपना काम है, वो समझना पड़ेगा। ये इतनी बहुत बड़ी बात, वो बार बार मेरे दिमाग में चलती रहती है। मैं सच बताती हूँ, जरा मौका मिला कि वो बाहर आती है। नहीं, मैं सुनना भी चाहती थी और आपके माध्यम से लोगों को सुनाना भी चाहती थी, क्योंकि जो आपने कहा है उसमें और एक अपने तरफ से थोड़ी सी बात जोड़ देती हूँ। हमें भी एक आदत हो गई है कि सब कुछ सरकार करेगी, और हमें ये लगता ही नहीं है कि हमें भी इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन है, हमारा भी कोई जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी भी जो जिम्मेदारी है वो हमने भी करना चाहिए कि मैं कहाँ तक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। कम से कम इतनी सोच हर नागरिक के। और अब तो ये हमारे लिए मौका है, 75 साल हो गए हमें जी आजादी के, हम बोलते हैं ना भारत की स्वतंत्रता को, 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 75वें साल में नीचे के बैठे हुए व्यक्ति तक हर एक ने ये सोचना शुरू करना चाहिए कि कहाँ तक मैं हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, कहाँ तक उचित है, अनुचित है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, कुछ भी हो जाए हम हमारा देख लेंगे, ये भाव भी आना चाहिए, हम भारत के लोग। जी, इसमें जोड़ के और एक बात आपसे सुनना चाहूंगी तक कि महिलाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है समाज बनाने में। और क्योंकि जैसे आप समिति की बात कर रहे हैं, उसमें भी ये एक सोच है कि मातृत्व शक्ति जो है वो, उसको ही जागरूक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी जाके वो आगे संस्कार अगली पीढ़ियों में डाले जाएंगे। तो राजनीति में एक तो पहली बात कितना आवश्यक है महिलाओं को आना, और कितनी महिलाएं सही मात्रा में निर्णय लेने के सक्षम है। हमेशा अगर आप इसमें महिला और पुरुष तुलना करती हो तो मैं जवाब नहीं। पहली बात, हम हमेशा करते क्या है कि जब महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं ने क्या होना क्या नहीं होना, तो हम पुरुषों की इसमें तुलना करते हैं। मैं नहीं करती कभी तुलना,
स्त्री और पुरुष वैसे तो अलग अलग एंटिटी है, नहीं ऐसा नहीं है, जी मगर जो गुण पुरुष में है वो स्त्री में भी है, जो शक्ति पुरुष की है वो स्त्री की भी है, समझने की शक्ति, बुद्धि, जी ये सब पुरुष में भी है, बिल्कुल तो बिल्कुल स्त्री में बिल्कुल बिल्कुल। है। केवल कार्य क्षेत्र हम मानते हैं उसका ये हो हाँ। गया बच्चों की दृष्टि से या घर की दृष्टि से, मगर उसमें समझ है। और मेरी ये मान्यता है कि स्त्री ने ये कोशिश करना ही पड़ेगी हमें कि हमारा सहभाग कितना है। जी हर एक स्त्री ने बाहर जाके काम करना चाहिए, ये भी आवश्यक नहीं है, नहीं। मगर बाहर न जाते हुए जानकारी मुझे होना चाहिए, मुझे हर चीज की जानकारी कोशिश करना चाहिए जितनी मैं कर सकूं। और ये कोशिश, जैसे मैं कई बार घर में उदाहरण देती हूँ महिलाओं को, जब महिला मंडल में जाती थी भाषण करने, तब मैं उनको पूछती थी, आप अपने को खुद को पूछो कि मेरा बेटा जब बेटी जो भी हो, बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तो दौड़ दौड़ के आते, माँ भूख लगी, माँ भूख लगी। हमें भी अच्छा लगता है कि देखो बच्चा पहले मेरे तरफ दौड़ता है, हाँ। माँ भूख लगी, कुछ मांगने के लिए आता है, मेरे पास आता है। जी अब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब क्या होता है, कभी सोचा कि अगर उसको, जब वो बड़ा होता है, समझदार होता है, उसको कुछ लाइन लेना है, कोर्स करना है, करियर करना है, जो भी है, क्या उस समय वो आता है क्या, माँ मैं कौन सा कर सकता हूँ, माँ मेरे लिए तो अच्छा, आपसे डिस्कस करने आता है क्या, क्यों नहीं आता है? तब आप बोलेगे वो पिताजी तय करेंगे, भाई कह दे तो पिताजी तय करेंगे, मगर माता पिता मिलकर के चर्चा भी नहीं कर सकते। आप चर्चा तो कर सकती हो, आपको जानकारी तो हो कि मेरा बेटा स्कूल में जाके क्या क्या कर रहा है, मेरा बेटा कॉलेज में क्या विषय लिए है, क्या पढ़ रहा है, ये विषय को वो समझ रहा है क्या है उन विषयों में, नहीं है तो मैं चर्चा करूं, मैं समझ लूं। तो मैं हमेशा बोलती थी कि ये भी होना चाहिए पहले, क्योंकि हम पुराने जमाने की जो बातें करते हैं कि केसरी पेपर, उस पर बंदिश आ गई और सब जो भी सर्विस करते थे गवर्नमेंट सर्वेंट, वो केसरी नहीं ले सकते, नहीं पढ़ सकते। तो गांधी जी ने भी आंदोलन शुरू किया, तो हर घर को जागरूक किया था। उनकी एक बहुत बड़ी देन है, सामान्य से सामान्य महिला जागरूक हो गई थी। वैसे तो रामदास स्वामी ने भी किया, परंपरा है हमारे देश जी। तो उस समय जैसे चर्चा होती थी तो हमारे भी घर में पहले होती थी, जब ऐसी बात आई तो हमारी दादी माँ, उन्होंने बोल दिया केसरी तुम मत खरीदो, तुम सरकारी नौकर हो, मैं थोड़ी हूँ, तो मजाक है कि आपको कहाँ पढ़े, आपको पढ़ते तो आता नहीं, तो आप पढ़ के सुना दो, मैं समझ तो लूंगी केसरी में क्या लिखा, तिलक बाबा क्या बोल रहे थे। नहीं, ये समझ है मैं, बिल्कुल। तो मैं महिलाओं को कहूंगी कि ये हर स्त्री में प्रयास तो करना चाहिए, और अगर क्षमता है तो बाहर आना चाहिए। केवल पैसे कमाने के लिए वो तो आवश्यक है, अगर एक सप्लीमेंट्री इनकम हम घर को दे सकते हैं महंगाई में तो आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कि समाज में क्या हो रहा है, मैं योगदान क्या दे सकती हूँ, कितना दे सकती हूँ, इस दृष्टि से घर के बाहर कदम रख के वो बातें समझना ही पड़ेगी और महिला ने वो करना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि राजनीति में महिलाएं कितनी, क्या, एक बात सुनो, राजनीति में प्रवेश करना यानी क्या, चुनाव लड़ना ही आप समझते हैं क्या? मैं राजनीति की समझ रखूं तो क्या मैं राजनीति नहीं समझती क्या? ये बात है, क्या गलत है क्या नहीं, ये अगर मैं 4 लोगों को समझाने की क्षमता मुझ में है तो क्या मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ? क्या कर रही हूँ, और महिलाएं समझती है और समझाने वाली भी है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि चुनाव लड़के जो प्रत्यक्ष रूप से हम कहते हैं कानून बनाने में सहयोग, विधानसभा में जाओ या पंचायत में सहयोग या ऊपर लोकसभा में सहयोग महिलाओं का अभी कम है। मगर कम है तो मेरा उसमें एक उत्तर और भी रहता है कि अभी तो महिलाएं आगे कदम रख रही बहुत है ना, आगे आ रही है। राजनीति का क्षेत्र बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि कई सारी चीजों को तो ये देना है, उसमें लड़ाइयाँ लड़ना पड़ती है, बहुत सारी इस पर मोर्चे बहुत है, बहुत मोर्चे बहुत है। तो इसलिए कई बार लगता है कठिनाई लगती है, स्त्रियाँ थोड़ा पीछे पाँव देती है, ये भी होता है। मगर मेरा दूसरा कहना है, आप आंकड़े से गिनो तो गड़बड़ हो जाएगी। आंकड़ा भी देखो तो लोकसभा में कितने लोग हैं, 540,
है ना, प्रतिनिधि है। पूरे भारत की जनसंख्या क्या है, 100 करोड़ से ऊपर, 150 हो गई अब तो। 150। उसमें से कितने लोग लोकसभा पहुंचेंगे, 540। 540, बिल्कुल बिल्कुल। तो परसेंटेज क्या हो गया, मतलब ये भी देखो इसका। अब उस परसेंटेज में ये है कि हाँ, महिलाओं की संख्या मालूम कम होती, और कम है। मान लिया, मान लिया, मगर मेरा कहना है क्वालिटी वाइज क्यों नहीं देखोगे। हाँ। मान लो 40 महिलाएं हैं, 500 पुरुष है, मान लिया, मगर मैं हमेशा देखती हूँ पार्लियामेंट में भी कि 500 पुरुषों में कितने बोलते हैं, कितने हाँ। प्रश्न उठाते हैं, हाँ कितने सक्रिय है, जी। कितने लोगों को कुछ 4 वाक्य भी बोलने आता है। मैं अपनी बात कहना ये आता नहीं है। कर रही हूँ। नहीं नहीं। हाँ, और महिलाएं किस तरीके से, 40 महिलाओं में से अगर 20 महिलाएं अच्छा बोलती है पार्लियामेंट में, तो क्या परसेंटेज हुआ फिर। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है, मतलब मेरा कहना है महिला सक्षम है, हाँ। शी कैन डू। यस। और ये भाव जागरूक भी हो रहा है, और महिला हर चीज में बिल्कुल निर्णय ले सकती है, क्योंकि बुद्धि तो भगवान ने सबको एक दोनों को जैसी, दी है, बिल्कुल। पर बुद्धि को केवल तराशना है और सही दिशा में ले जाना है। और वो सही दिशा ये है, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, ये मेरे परिवार को, मेरे समाज को संभालने के लिए और मेरे राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए, ये आखिरी में भाव है। मैं मेरे लिए नहीं कर रही हूँ केवल, जी जी या मेरा स्वार्थ नहीं है उसमें कुछ, जी ये सब भाव लेके वो काम करती है, तो अच्छी काम करती। कई महिलाएं ऐसी मिलेगी जिन्होंने जी अच्छे जी। निर्णय भी किए हैं, बिल्कुल अच्छे बिल्कुल और दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। महिला कम नहीं है, केवल आप महिला पुरुष तुलना करो, वो मुझे पसंद नहीं, हम्म। क्योंकि ये दोनों पूरक है। हमारी संस्कृति में हम बिल्कुल कहते हैं ये बिल्कुल दो एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल। ये कोई झगड़ा नहीं है। हाँ। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो बार बार प्रश्न मन में आते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है। हाँ। बचपन से इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए कि लड़का हो या लड़की, तुम एक हो और दोनों में क्षमता है, जाओ तुम खेलो। हाँ, लड़की के लिए कुछ बातें आवश्यक हो, लड़की को दिखाओ, नहीं ऐसा नहीं, मगर दोनों ने एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना में तो कॉमन चीज हो सकती है कि बिल्कुल एक बिल्कुल दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, बिल्कुल। मदद करना है, सहयोग का भाव है। ये सहयोग का भाव तो दोनों में एक जैसा ही हो सकता है, इसके लिए लड़के लड़की में कोई शिक्षा अलग देने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारा कैरेक्टर उच्च प्रति का हो, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए दे सकते हैं, इसमें कोई लड़का लड़के में फर्क नहीं है कि कैरेक्टर जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बता सकते हैं। शिक्षा दोनों ले सकते हो, बुद्धि तुम दोनों की एक है, समझने की शक्ति तुम दोनों की एक है, ये तो, और इसलिए तुम दोनों हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हो, और इसलिए दोनों ने एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है। तो ये सब गुण तो दोनों को एक जैसे सिखाना है, लड़का लड़की भेद का अंग है। जो लड़की के लिए सिखाना वो माँ अलग से सिखाती है, और उसको माँ नहीं सिखाना है। वही बात कई बार लड़कों को भी सिखानी पड़ती है। मेरे 2 बेटे हैं, मुझे मालूम है, उनको भी तो वो पिता ने उनको सिखाना है, या तो कहूँ या समय आया तो माँ भी सिखाती है। बिल्कुल। तो पहले तो ये हम कल्पना छोड़ो, ये जो हम कल्पना करते हैं कि परसेंटेज, पुरुषों का परसेंटेज, स्त्री का परसेंटेज, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो अगर तुम्हें पूछूं कितने पुरुष हमारे ऐसे जो बच्चों को लालन पालन करना जानते, कितना परसेंटेज, 60% निकले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने कितने परसेंट हमारे पुरुष है जिनको खाना बनाना आता है, ऐसे पूछो ना, कितने पुरुष कितने पीछे, ये नहीं होता है। तो ये प्रश्न ही गलत होता है, परसेंटेज वाइज देखो महिलाओं को। हाँ, जो महिलाएं परिस्थिति आए तो मैं इतना कहती हूँ महिलाएं कर सकती। अब हमने इस पे दिया ही है ना आरक्षण, नीचे लेवल पे, बिल्कुल बिल्कुल तो पे दिया है, उसमें हमें कोशिश करना पड़ेगी कि महिलाएं आए, आगे आए, और आएगी, अच्छा काम करते। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने कहा है कि क्वालिटी से क्वांटिटी क्वालिटी वाला हिसाब रखिए। बहुत ज्यादा नंबर है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे, तो इससे अच्छा तो कम नंबर वाले अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इस पे और एक प्रश्न जोड़ना चाहूंगी कि महिलाओं पर जो अत्याचार हम देख रहे हैं पहले से,
आज की बात नहीं है, आज बस पता चल रहा है क्योंकि मीडिया पावरफुल है। पहले पता नहीं चलता था, लेकिन बात वही है। तो ये तो मानसिक बीमारी है, ये कोई कहीं से उठ के नहीं आ रहा है। तो इसका खंडन कैसे किया जाए और इसको कैसे रोक लगाई जाए? इसमें वास्तव में ये एक बहुत आज की बड़ी समस्या है। नहीं है, यानी कई सालों साल से हम ये देखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। कहीं ये प्रवृत्ति है कि किसी, जैसे को लगता है दो समूह लड़ते तो समूहों पे कब्जा कैसे करना, उसके महिलाओं को पहले कब्जे, हाँ, तो समूह थोड़ा ये हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि उसका मानसिक रूप से मॉरल डाउन हो जाता है। हाँ डाउन होता है। ये भी कदाचित प्रवृत्ति उसके पीछे, क्योंकि स्त्री को सम्मान हमने सर्वोच्च रखा है हमारे जी जी। तो वो सम्मान पहले खर्ची करो, ये भी भावना जिसको हम बोलते हैं, ये हो सकती है। एक बात दूसरी भी है कि अभी भी जो दिमाग हमारा है वो बॉडीली चीज को ज्यादा देखते, शरीर रचना, और उसमें स्त्री कहो तो स्त्री की शरीर रचना पहले आती है, गुण बनाती है, ये मानसिकता के रूप में भी होता है। और इसलिए मैंने कहा इसको बचपन से ही संस्कार कहीं न कहीं सामाजिक संस्कार भी आवश्यक जी जी। है। हम जाएंगे तब भी वो संस्कार आवश्यक है, वो दिखाना सामाजिक रीत्या कैसे व्यवहार करना ये भी आवश्यक है। और कहीं ना कहीं इसको करने के लिए आपस में एक मेलजोल जब बढ़ेगा और ये साफ सुथरी निगाहें भी होती है, ये भाव बढ़ेगा कि नहीं ऐसा भी देखा जाता, इसके विरुद्ध भी देखे जाते जी। और इसके लिए बहुत प्रयास करना आवश्यक है। स्त्री को तो दुगने प्रयास में हमेशा बोलती हूँ कि स्त्री के लिए कठिन है, स्त्री को बाहर कर्तृत्व दिखाना हो तो भी मैं हमेशा बोलती थी कि स्त्री को दुगना काम करना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, दुगनी ताकत लगानी पड़ती है, कर्तृत्व भी अपना ज्यादा कर्तृत्व करे तो उसका कम परसेंटेज में क्यों ना हो सक्सेस मिलता है, ये है, मगर वो दिखाना पड़ेगा। और स्त्री ने अपनी एक परिभाषा अपनी भी समझना पड़ेगी कि यस मैं यानी शरीर नहीं हूँ, मैं यानी मेरे गुणों का सागर है, वो मुझ में भी है, ताकत है। और ताकत शारीरिक ताकत भले कभी कम हो सकती है, मगर आजकल जो नई पद्धतियां निकली उसमें हम वो सब नहीं सकते हैं। बिल्कुल। मगर मेरी ताकत जो है मेरा अपना कैरेक्टर, मेरी ताकत है मेरा अपना व्यवहार है, ये जब तक हम नहीं दिखाएंगे, मेरा जो देखने का तरीका है वो भी कहीं ना कहीं उसमें धाक निर्माण होना चाहिए, ये करना पड़ेगा आपको बाहर निकलते। बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो मैं कई बार मैं अपने इससे बच्चों बोलती हूँ तो बोलते बोलती हूँ क्यों नहीं, मजाक मजाक में होता है आजकल, कभी अब तो मैं ताई हो गई सबकी बड़ी, तो ये होता है तो मैं बोलती हूँ क्यों नहीं, मैं भी अपने जमाने में दिखने में अच्छी थी ना, वे कैसी रही, महिलाओं को बोलती हूँ आज भी। बिल्कुल। और वैसे एक बात और बताती हूँ जो मैंने शुरू की, मैं केवल बोलती नहीं, नहीं जब मैं खुद राजनीति में आई तो मेरा एक अनुभव आया उसमें, मैं सबसे पहले साइकिल चलाती थी, जब काम मेरा बढ़ा, थोड़ा ज्यादा काम में करना शुरू कर दी, ज्यादा जाना पड़ रहा था, तो मेरे पति ने कहा तू स्कूटर सीख ले, फिर मैंने उस समय लोना थी पहले, स्कूटर मिल गई, उन्होंने कहा मेरी अपनी है देखी तू तेरा जा सकती, बार बार कौन छोड़ने जाएगा, तो मुझे वो पसंद आता था कि मैं ऑन माई ओन ऐसे करूँ। यस, क्योंकि ये भी एक मैंने अनुभव किया। हाँ हाँ, ये भी एम्पावरमेंट है। तो अनुभव ये किया कि लगता था पुरुषों को कि इनको क्यों बुलाए, फिर रात को देर हुई तो छोड़ने जाना पड़ेगा, लेने जा, ये तो एक अपने ऊपर भार हो गया। हाँ, महिला को ले लो कमेटी में, तो एक प्रकार से वो क्या बोलते हैं ये हो गया, लग जाएगी, इसको लेके जाना पड़ेगा, लाने जाना पड़ेगा, ये सब होगा तो अपने लिए भार हो गई, ऐसा भी लगता होता था। तो मैंने जब ये अपने अनुभव से सब बातें सीखी तो मैंने हमारी महिला मोर्चा की जो महिलाएं थी उनको लिए एक शर्त रखी कि देखो अपना वाहन खुद चलाना सीखो, अब साइकिल है तो साइकिल चलाओ, घर में सहूलियत है तो स्कूटर, और जो कोई अपना खुद का वाहन चला करके मेरे घर आएगी उसको मैं एक साड़ी प्रेजेंट करूंगी, दे दूंगी मोटिवेशन। साड़ी
तो मैं साड़ी दे। तो ये वास्तव में महिलाओं ने उस समय इंदौर में इतना अच्छे से लिया, आज भी बोलते हैं। हाँ, तो कोई भी गाड़ी चलता है, मैं अपनी गाड़ी चला के आई हूँ, अब साड़ी देना, साड़ी देना। यानी मैंने कुछ कर लिया। हम्म। तो ये तुम्हारी स्वतंत्रता हमें लाना पड़ेगी कि मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। ये मैं केवल आर्थिक बात नहीं, आजकल ये होता है आर्थिक स्वातंत्र की बात होती है, मगर आर्थिक स्वातंत्र भी आया, मैं नौकरी भी कर रही हूँ और मैं मन से स्वतंत्र नहीं हो, करेक्ट, तो क्या बात रही थी। तो बिल्कुल। कई सारी चीजें अब हमें सोचना पड़ेगी, परिस्थिति कठिन है। और बिल्कुल। अभी जो हम देख रहे हैं, मैंने कहा जैसे अफगानिस्तान में सबसे जी, पहले जी। सहन, और यह क्या होता है कि सबसे पहले अगर किसी महिलाओं पर अटैक होता है। महिला पर पहला अटैक, मानसिक अटैक भी होता है, क्योंकि जी। बच्चे भी माँ घर हाँ, पे करें तो भी महिलाओं को ही ज्यादा दुख है, उसका घर गृहस्थी उजड़ जाए तो महिला को भोगना पड़ता है। तो ये तो है, मगर समाज में अगर थोड़ा सा भी हम संस्कार करें, सामाजिकता पर हम ज्यादा ध्यान दें, तो इसका थोड़ा सा हम अपनी तय सोल्यूशन कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप अभी भी गाना पसंद करते हो? मैं गाती कभी नहीं, गाती गाना सुनती हूँ। सुनती हो, अच्छा। तो कभी घर में गुनगुनाने भी नहीं देते मुझे, बिल्कुल मगर मैं गाना सुनती हूँ। सुनते हो, अच्छा। ये कर एक आखिरी प्रश्न रही, राजनीतिक घराने की संकल्पना और कहीं ना कहीं आई विल गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू दिस, क्योंकि ये संस्कार आते हैं, ये काम करने की पद्धति आपको पता होती है, तो शायद आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो, तो ये भी एक उसमें पॉजिटिव पार्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर उसके लिए जिजामाता और शिवाजी वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि वो सिखाया जा रहा है, वो ऐसा व्यक्ति बनाया जा रहा है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो वाला भाव इसमें रहा नहीं है। और जो सचमुच सक्षम लोग हैं, जो सचमुच कुछ करने की क्षमता रखते हैं, उनको पीछे रखा जाता है। और ये एक डायनेस्टी वाली बात, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, हाँ, मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं यहाँ पे ये कर रही हूँ, तो नहीं, अब तो पार्टियां अलग रही नहीं, नहीं। हाँ, कई सारी बातों में एक सब गलमगेल होती है, दोनों तरफ हो रहा है, बराबर बराबर के काम हो रहे हैं। तो इस बारे में आप यदि टिप्पणी करना चाहो तो नहीं बिल्कुल, मेरा तो इसमें एक स्पष्ट मत है कि ये जो आप बोलते हो ना घराणेशाही, ये हाँ, इसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ ये नहीं है कि किसी के बेटे ने कुछ करना चाहिए कि नहीं, ऐसा क्यों बोलोगे। मैं, मेरा बेटा है इसलिए उसने राजनीति में आना चाहिए ऐसा भी मैं नहीं कहूंगी, मगर नहीं आना चाहिए ऐसा तो कोई नियम नहीं बना। नहीं, बिल्कुल। ये है कि उसमें अगर वो गुण है तो लेट हिम कम, लड़की में गुण है लेट हर कम। तो ये हालांकि गुणों के आधार पर करो, जिसके है दम वो आ जाएगा। उठा करके लाने के गणेश, गोबर गणेश बनाने की जरूरत नहीं है, ये समझना पड़ेगा और इसके लिए मुखरता से बोलना पड़ेगा। और ये पार्टी में हो सकता है, अगर मेरी पार्टी में ये होता है जी, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, उसमें गुण है तो क्योंकि ये कई बार टिकट देते समय मैं वो भी, मेरे भाग्य से मैंने कहा ना, मैं पार्टी के हर प्रमुख कमेटी में रही, हाँ, तो इसलिए ये सब मैं वहां भी बोलती थी कि केवल किसी का बेटा है उसलिए उसको नकारा करने का मैं नहीं उसको चांस देती। केवल हर किसी, अगर उसमें गुण है तो वो बेटा है, ये का एक अवगुण हो गया क्या उसमें, ये माइनस मार्किंग मत करो। लेकिन हाँ, वो बेटा है इसलिए उसको प्रमुख भी बना दो, ये नहीं। लेकिन मैं दूसरा आपको पूछ रही हूँ, अभी तो हम ये ऐसी जो पार्टियां हैं जिसमें सामूहिकता है, इसकी स्थापना सामूहिकता के आधार पर हुई है, जिसकी स्थापना कुछ तत्वों के आधार पर हुई है, जी। इसकी स्थापना समाज हित को, राष्ट्र हित को ध्यान में देख करके जिस पार्टी की स्थापना, उसमें ये सब चर्चा हो सकती है। हाँ, मगर अब तो पार्टियां व्यक्तिगत हो गई, हाँ। प्रादेशिक जातिगत आधार पर हो गई। जी, तो व्यक्तिगत पार्टी में आप क्या कहोगे, ये तो मेरी पार्टी है, तो चाहे तो मैं मेरे बेटे को प्रमुख बनाऊंगी, बेटी को प्रमुख बनाऊंगी या कुछ भी, तब आप ये सब नियम आप लागू ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि मेरी पार्टी मेरे नाम से पार्टी मैंने बनाई।
तो आप क्या, हाँ अगर मेरा इतना बड़ा दिल हो तो मैं अलग से कुछ करूं, तो तब ये होता है। तो इसलिए मेरा ये कहना इसमें साफ है कि ये हर एक ने निर्णय पार्टी में लेते समय ये निर्णय लेना पड़ेगा कि जो जिसमें गुण है, वास्तविक रूप से जिसकी क्षमता है, ये क्षमता वाले लोग, और हमें पार्टी को कोई आए 2-4 साल के लिए नहीं चलाना है, आगे बढ़ाना है। और दूसरी बात यह है, राजनीतिक पार्टी बनती क्यों है? देश को आगे बढ़ाने। इसका उद्देश्य केवल पार्टी नहीं है, इसका उद्देश्य देश को बड़ा बनाना, राष्ट्र का उत्थान है, समाज का उत्थान है। तो इतना बड़ा ध्येय है, वो कोई 2-4-5 साल में तो होना नहीं है। उसमें एक परंपरा खड़ी करना पड़ेगी। वो कार्यकर्ताओं की परंपरा होती है, वो व्यक्तिगत नहीं परंपरा, कार्यकर्ताओं की परंपरा खड़ी करना पड़ेगी। कार्यकर्ताओं का एक समूह खड़ा करना पड़ेगा और समूह के साथ आगे जाना पड़ेगा। और ऐसे में आप ये हम नहीं कर सकते कि ये किसी का बेटा है। तो मेरा यही इतना हमेशा कहना रहा है कि किसी का बेटा या बेटी है इसलिए पीछे भी मत ढकेलो, और किसी का बेटा भी बेटा है इसलिए गुण न होते हुए आगे भी मत लाओ। जी, जो एक कार्यकर्ता के लिए नियम लगाओगे वही नियम उस व्यक्ति के लिए भी लगाओ। मगर मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। वो बचपन से वो देखता है सब घर में, तो हो सकता है उसकी रुचि पैदा, व्यक्ति लड़का देखता है, कभी लड़की देखती है, उसमें गुण है तो आए आगे, नहीं आएगी। ये दोनों बातें। अब मेरे दोनों ही बच्चे नहीं जाते राजनीति में, तो मैं क्या करूं? नहीं गए। या तो कुछ ऐसी परिस्थिति आती, एक बेटे को थोड़ी इच्छा थी, मगर उस समय अपन मध्यम वर्ग के लोग ये सोचते पहले घर गृहस्थी देखते बाकी नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, उसमें क्या है, दूसरे कोई करेंगे, वो भी मेरे ही बेटे हैं, ऐसा मान। तो ये नहीं, मैं तो बिल्कुल ये नहीं कहूँ घराने शाही वगैरह कुछ नहीं है। घराने शाही चलाओ वो एक बात अलग कि है ही नहीं उसमें कुछ गुण। हाँ। और अपने पार्टी का प्रमुख, तो फिर पार्टी के कैसे 12 बजते हैं, ये भी उदाहरण के साथ देखे हमने। जी, वही मिलता है आपको उत्तर उसका नहीं। लेकिन हाँ, बचपन से अगर वो पिता के साथ कुछ सीख रहा है, सीख रही है, और फिर कुछ बन जाती है, तो ताकत के साथ देश भी संभाल दिए। ये भी आपको गुणों की पहचान और सामूहिकता से निर्णय, ये जब तक पार्टी में होता रहेगा, कोई भी पार्टी सामूहिकता से निर्णय और गुणों की परख, ये समझ करके जब तक आप निर्णय लोगे तब तक पार्टी आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। आखिरी प्रश्न था, और जो आपके बहुत हृदय के समीप है, अहल्याबाई होलकर और आपने किताब भी निकाली है, और आप हमेशा आकर्षित रही है उस व्यक्तित्व के साथ में। तो और ये समिति का भी एक केंद्र बिंदु है, एक प्रेरणा स्थान है। तो क्या बताना चाहेंगे यंग जनरेशन को? समय राष्ट्र सेविका समिति ने मातृत्व, कर्तृत्व और नेतृत्व, जी, ये 3 गुणों के लिए 3 व्यक्तियों को सामने रखा। बिल्कुल। मातृत्व के लिए जीजाबाई को सामने रखा उदाहरण के रूप में। जी जी। नेतृत्व के लिए झांसी की रानी को सामने रखा, कर्तृत्व के लिए अहिल्याबाई को। और ये तीनों का अभ्यास हम बचपन से थोड़ा थोड़ा हमने किया था, मगर जब विवाह होके इंदौर आई तो मैं खुद भी तीनों के ऊपर प्रवचन भी देने लगी, समझाती थी महिलाओं। मगर ये करते करते कहीं ना कहीं अहिल्याबाई का कर्तृत्व और अहिल्याबाई के भाव और एक जो पूरा उसका जीवन है, ये कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित इसलिए किया सबसे ज्यादा कि व्यक्तिगत दृष्टि से जिस पर संकट के ऊपर संकट आए, जो दुखी की दुखी होती गई, ऐसी स्त्री समाज के लिए खड़ी हो गई और समाज को न्याय दिलाना, समाज का भला करना, और वो इतने व्यापक दृष्टि से भला करने में कि पर्यावरण का भी ध्यान रखती है, वो छोटे से छोटे परिंदों का ध्यान रख रही है, वो मछलियों का ध्यान रख रही है, तो पेड़ पौधों का ध्यान रख रही है, दलितों का, तो आज की भाषा में दलित है, मगर जो गांव में रहते हैं, जो आदिवासी है, वहां से लेकर के प्रजा का छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखती है। खुद दुखी है, खुद जिसको हम स्त्री जीवन के सुख बोलते हैं, हाँ,
वो जीवन में उसको कभी नहीं मिले जी। मिले तोड़े तो हाथ से छूट गए। तो व्यक्तिगत जीवन में इतना दुखी होने के बाद भी कोई स्त्री ऐसी खड़ी हो जाती है और अपना कर्तृत्व कहो या अपने कर्तृत्व का आंचल मातृत्व से भर के संपूर्ण प्रजा की माँ बनती है। ये इतना मुझे लगा कि ये केवल कर्तृत्व नहीं है, ऐसा लगा मातृत्व और नेतृत्व भी उसी में समा गया। ऐसा अहिल्याबाई का चरित्र है कि कैसा नेतृत्व देना, वो भी संभाल रही थी ना अपनी। रानी अहिल्याबाई थी तो नेतृत्व ही था, मगर प्रजा की माँ बन गई, प्रजा को संस्कार दे रही है, कैसे जीवन होना अपने जीवन से बता रही है। और न्याय पद्धति जिस तरीके से स्त्रियों को अधिकार भी जैसे देना, आदिवासियों को अधिकार देना, प्रजा की भलाई के लिए काम कितने कैसे करना, ये सब कुछ देखो। इतना बड़ा उसका कैनवास, बड़ा कैनवास है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं कोई आक्रमण करके आया तो उसका भी जवाब कैसे देना, यानी एक प्रकार से चौतरफ से प्रजा के लिए और सारी मंदिरों का भी पुनरुत्थापन करना। मैंने कहा कि सभी बातें सब किया। तो धर्म को धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भी सामाजिक दृष्टि, तो इसलिए मुझ पर इतना उसका ये प्रभाव पड़ा। और यही उस समय की यही राजनीति थी, उनके खिलाफ भी एक स्त्री के बारे में बहुत सारा गर्मी भी बिल्कुल बिल्कुल कि एक स्त्री कैसे ये करते है, तो इसलिए ऐसे भी प्रयास हुए उसको हटाने के, मगर वो दृढ़ता से रही कि मैं भलाई करना है, मुझे अच्छा करना है। जो मुझे ये मिला है राज्य में, मल्हार राव जी का ससुर जी ने अपने मेहनत से करा और प्रजा निर्भर है इस पर। बिल्कुल मैं प्रजा का नुकसान नहीं होने दूंगी। ये सब जो विस्तृत भाव है, इसका कहीं ना कहीं बहुत गहरा मुझ पर प्रभाव है। और मैं भी राजनीति में मैंने यही देख के मैं करती थी, नहीं मुझे जो मिला है पद वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा करने के लिए, तो जहां जहां मैं कर सकी वहां मैंने वो कोशिश करी है। और इसलिए आज इतने साल तक कुछ कुछ कर पाई, जितना भी कर पाई नहीं भी कर पाई, दोनों बातें। इसका बहुत बड़ा हिसाब किताब नहीं रखती कि मेरा कर्तव्य है, ये भाव मुझ में आ सका, ये कहीं ना कहीं उसके प्रभाव के कारण ये भाव मुझ में आ सका, ये बड़ी बात है। तो इसलिए अहिल्याबाई पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मेरे जीवन में समा गई, तो वो कि सिखा रही है कि करना ऐसे ही। अपना खुद का ये ध्यान में मत रख, हम खुद के लिए नहीं जीते, जब हम समाज में आते हैं ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अहिल्याबाई आपको प्रेरित कर रही है और मार्गदर्शन कर रही है, जैसे आप हमको प्रेरित कर रहे हो और मार्गदर्शन कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं जो खास करके सुमित्रा ताई को देखकर उन्हें एक गर्व तो होता ही है, वो तो एक बात है ही, पर प्रेरणा बहुत मिलती है कि कितने सारे मुकामों को संभाल रही है, कितना काम कर रही है, निवृत्ति के बाद भी समाज से जुड़ी हुई है, लोगों के अच्छाई भलाई के लिए कर रही है, कला क्षेत्र के लिए काफी कुछ काम कर रहे हैं। और फिर भी एक वो मैंने पहले कहा ना कि डर नहीं लगा हमें कि हम सुमित्रा ताई को पूछेंगे कि इस कार्यक्रम में आएंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता था कि शायद आ ही जाएंगे, और नहीं आएंगे तो उसका कोई कारण होगा, पर मना नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने भी हिम्मत करके आपको यहाँ पे निमंत्रित कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही कृपा बनाए रखें।